अमेरिका कहता है कि उसने ईरान पर हमला इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईरान परमाणु बम बनाए। लेकिन अमेरिका जो कर रहा है उसके पीछे चंगेज खान का 700 साल पुराना फॉर्मूला है जिससे वो आज भी दुनिया को चला रहा है। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है या फिर अमेरिका की नजर ईरान के ऑयल रिजर्व पर भी है? और शायद इसीलिए इतिहास के 700 साल पुराने एक फॉर्मूले का इस्तेमाल अमेरिका आज कर रहा है। देखिए, आज की जंग देश जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। असली लड़ाई होती है तेल के कुओं, समुद्री रास्तों, डेटा केबल्स और डॉलर सिस्टम या सप्लाई चेन पर कब्जे की। अब आप याद कीजिए कि हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और उसके प्रेसिडेंट को बंदी बना लिया। तो क्या अमेरिका ने वहां कब्जा किया? नहीं, बल्कि उसने ऐसी सरकार बनवाई जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब बातों का हिस्ट्री से क्या लेना देना है। तो सोचिए, चंगेज खान ने कभी पूरी दुनिया पर बैठकर शासन करने की कोशिश नहीं की। वो आया, उसने रास्तों पर कब्जा किया, एसेट्स लूटे, व्यापार की नब्ज को पकड़ा और आगे बढ़ गया। अब आप अगर आज संयुक्त राज्य अमेरिका की जंगों को ध्यान से देखें तो क्या ये पैटर्न अलग दिखता है या इतिहास बस नए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खुद को दोहरा रहा है? एक तरफ हम देखते हैं मंगोल एम्पायर जो 13वीं सदी में अपनी तकनीक के मामले में बेस्ट था। वहीं आज 21वीं सदी का यूएसए भी सैटेलाइट और एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत के साथ सुपर पावर है पूरी दुनिया में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि यहां सवाल कौन अच्छा और कौन बुरे का नहीं है। सवाल यह है कि क्या आधुनिक युद्ध असल में मंगोल मॉडल का अपग्रेडेड वर्जन है? सवाल तो यह भी बनता है कि क्या यह पॉसिबल है कि चंगेज खान की जो स्ट्रेटजीज हैं वो आज भी वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर्स में किसी ना किसी रूप में जिंदा है। चलिए आज इसी कंपैरिजन से डिकोड करते हैं कि कैसे चंगेज खान की पॉलिसीज और उसकी स्ट्रेटजीज आज तक जिंदा हैं और खास तौर पर यूएसए आज तक चाहे जाने अनजाने में या जानबूझकर उन्हें फॉलो कर रहा है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यूपीएससी आज भी इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। हर साल 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं या फॉर्म भरते हैं। अब यूपीएससी के लिए पढ़ते तो सब हैं, पर प्रीलिम्स वही निकालते हैं जो सही टाइम पर खुद को टेस्ट करते हैं। और सेल्फ टेस्टिंग का वो फॉर्मूला हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है, वो भी सिर्फ आपके लिए। हिस्ट्री कनेक्ट की यूपीएससी टेस्ट सीरीज को हमने इसी पर्पस से डिजाइन किया है कि आपका प्रोकास्टिनेशन खत्म हो जाए, टाल मटोल वाली बातें ना रह जाएं। एक प्रॉपर टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जो पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर नहीं होंगे बल्कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, जो आपको यूपीएससी माइंडसेट में ट्रेन करेगी। आपको पता है कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करता हूं और वही सीरियसनेस आपको इन टेस्ट पेपर्स में भी दिखेगी। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स को लेकर सीरियस हैं और एग्जाम देना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अभी तुरंत चेकआउट कीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। मंगोल्स की फिलॉसफी थी फ्लो को कंट्रोल करो। सिल्क रोड किसके हाथ में है? टैक्स किसके पास आएगा? काफिले जो है वो सुरक्षित हैं या नहीं? इन लोगों ने शहरों को सिर्फ इसलिए नहीं जीता कि वहां पर उन्हें अपने एम्पायर का झंडा फहराना है। उन्होंने उन रास्तों को जीता जिनसे मनी और इंफॉर्मेशन फ्लो करती थी। अब ये तो मंगोलिया की बात हो गई। आप अमेरिका को देखो, अमेरिका कहां मौजूद है? समुद्री चोक पॉइंट्स पर, ऑयल रूट्स पर, ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम के सेंटर में, इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हिस्टोरियन जैक वेदरफोर्ड ने अपनी किताब जिंजिस खान एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड में लिखा है कि मंगोलों ने पहली बार यूरेशिया को एक आर्थिक नेटवर्क में बदला। आज वही काम डिजिटल और फाइनेंशियल नेटवर्क्स के जरिए कौन कर रहा है? जाहिर सी बात है, यूएसए कर रहा है। मंगोलों में एक याम सिस्टम था। ये सिस्टम क्या था कि हर 25 से 40 किलोमीटर पर एक स्टेशन होता था, एक घोड़ा तैयार रहता था और एक मैसेंजर वहां पर हमेशा रेडी रहता था। 13वीं सेंचुरी में एक मैसेज 300 किलोमीटर की स्पीड से एक दिन में ट्रैवल करता था। यानी उस समय का ये हाई स्पीड इंटरनेट आप मान लो। आज की डेट में यही काम सैटेलाइट कर रहे हैं, ड्रोन कर रहे हैं और रियल टाइम सर्विलांस कर रहा है। पर मकसद वही है, दुनिया के किसी भी कोने में हलचल हो तो सेंटर तक तुरंत खबर पहुंच जाए। फर्क बस इतना है कि तब घोड़े दौड़ते थे और आज हम लोगों के पास डेटा पैकेट है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक रेगिस्तानी खानाबदोश कबीला उस समय की सबसे बड़ी सभ्यताओं को भी अपने घुटने पर ले आया? इसे समझने के लिए आपको समझना होगा कि साल 1206 की कुरुलताई यानी मंगोलों की सभा में आखिर हुआ क्या था। इस सभा में मंगोलों के बड़े बड़े कबीलों ने तेमुजिन नाम के सरदार को अपना खान चुना और दुनिया ने उसे चंगेज खान के नाम से जाना। चंगेज खान ने मंगोल आर्मी में एक नया सिस्टम शुरू किया।
डेसिमल सिस्टम। अब ये सिस्टम था क्या? इसमें सेना 10 के ग्रुप्स में बटी हुई थी, यानी 10, फिर 100, फिर 1000 और फिर 10,000। इतने इतने सैनिकों के दस्ते में सेना को बांटने का मकसद सिर्फ सेना को मजबूत करना नहीं था, बल्कि कबीलाई वफादारी को खत्म करना भी था। चंगेज खान के सिस्टम को मेरिटोक्रेसी कहा गया, यानी अगर आप लायक हैं तो आपको तरक्की मिलेगी। ऐसे ही यूएसए में आपको एक मेरिटोक्रेसी देखने को मिलेगी। अमेरिका ने 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के जरिए एक ऐसा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बनाया जिसने पुरानी औपनिवेशिक लॉयल्टी को खत्म कर दिया, डॉलर को सेंटर में रख दिया। इस तरह दोनों ही ताकतों ने अपने पुराने एलिट्स को हटाया और एक नया ऑर्डर लागू किया। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में सिर्फ इतनी ही समानता है? इन सब तरीकों से जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इनमें क्या है कि आप एम्पायर पर कब्जा कर सकते हैं, उसे डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन एम्पायर को बनाए रखने का काम इन सबसे अलग होता है। चंगेज खान के उत्तराधिकारियों को यही दिक्कत झेलनी पड़ी थी। आप बगदाद को जीत सकते हो, समरकंद और बुखारा पर हमला कर सकते हो, लेकिन वहां पर रहने के लिए, वहां की लैंग्वेज सीखने के लिए, वहां का टैक्स सिस्टम समझने के लिए यह सब कुछ कम टाइम में इम्पॉसिबल होता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन एक ही था, इनडायरेक्ट रूल। मंगोल्स ने एक सिस्टम बनाया था जिसका नाम था दारूगाची और बशकाक। ये लोग ओवरसीयर्स होते थे, यानी एक तरह के ऑफिसर जो किसी जीते हुए रीजन में बैठते थे। लेकिन ये लोग यहाँ के डेली एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देखते थे, वो बस ये देखते थे कि मंगोल्स की ट्रिब्यूट टाइम पर आ रही है या नहीं, कहीं उनके खिलाफ कोई विद्रोह तो नहीं होने वाला। इसके अलावा जो बाकी सारे काम होते थे वो चंगेज खान के अंडर काम करने वाले लोकल राजा या प्रिंस करते थे। मंगोलों ने कमाल की स्ट्रेटजी अपनाई थी, डायरेक्ट शासन मत करो, एसेट्स पर निगरानी रखो, वही इंपॉर्टेंट है। रशिया में लोकल राजकुमारों को इन्होंने रहने दिया। इनसे कहा गया कि तुम बस राज करो और टैक्स दो। इसमें भी जो लोग ज्यादा वफादार होते थे उन्हें ज्यादा ताकत मिलती थी। पर्शिया में लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। चाइना में जो प्रशासनिक ढांचा पुराना वाला था उसको इन्होंने छुआ तक नहीं। इनडायरेक्ट रूल का ही ये तरीका था जिसने चंगेज खान को बिना बहुत दूर जाए लाखों स्क्वायर किलोमीटर जमीन का मालिक बना दिया। यानी बिना झंडा फहराए आपने एक इनडायरेक्ट कंट्रोल कर लिया। अब आज का हाल देखिए, 1953 में ईरान को देखिए, मोहम्मद मोसादगे हटाए गए, ऑपरेशन के जरिए सत्ता बदल दी गई। 2003 में इराक में भी यही होता है, सद्दाम हुसैन को हटा दिया जाता है। कहीं भी डायरेक्ट कॉलोनी नहीं बनाई गई। लेकिन क्या ऐसी पावर स्ट्रक्चर बनी जो रणनीतिक एसेट्स को सुरक्षित रखे? क्या ये दारूगाची मॉडल का आधुनिक रूप नहीं है? कमेंट में जरूर बताना। अब अगर पैटर्न देखो तो यहाँ कोई डायरेक्ट कब्जे वाली बात नहीं आती, बल्कि तख्ता पलट करा के एक फ्रेंडली गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने की ट्रिक दिखेगी। इस सरकार को फिर एड दिया जाता है, इंटेलिजेंस शेयर की जाती है, ट्रीटीज दी जाती है, और फिर वो सरकार जो है वो वहाँ पर काम करेगी और यूएसए के फेवर में रहेगी। एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मंगोल सिर्फ लुटेरे थे। ये एक आधा सच है। उन्होंने ऑर्थोडॉक्स साझेदारी मॉडल बनाया। एलीट इन लोगों को पूंजी देते थे, व्यापारी व्यापार करते थे, और जो प्रॉफिट होता था वो आपस में बांटा जाता था। 1260 से लेकर 1360 के बीच में ये सिस्टम चला और इसे पैक्स मंगोलिका कहा गया। इस दौरान जो सिल्क रोड है वो मंगोलों की वजह से सबसे ज़्यादा सेफ था। अब आप आज की डेट में उठाकर देखो, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होता है, डॉलर रिजर्व करेंसी बन जाती है। 1971 में निक्सन शॉक दिया जाता है पूरी दुनिया को। इस दौरान सोने से डॉलर का जो रिलेशन था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, और आगे चल के 1973 में पेट्रो डॉलर सिस्टम लाया जाता है। पेट्रो डॉलर सिस्टम का मतलब यह है कि अब अगर किसी देश को तेल चाहिए तो उसे डॉलर लाने होंगे। डॉलर के लिए अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए। मंगोल टैक्स को सेंटर की ओर मोड़ते थे, और आज जो फाइनेंस का फ्लो है वो किस ओर मुड़ता है? कहीं पर भी आप देखोगे तो हर जगह आपको डॉलर देखने को मिलेगा। और ध्यान से आप देखो तो ये सिस्टम जो है अमेरिका का, ये मंगोल्स के दारूगाची सिस्टम से बहुत अलग नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि चंगेज खान ने जब ख्वारिज़म साम्राज्य पर हमला किया तो उसने केवल शहरों को बर्बाद नहीं किया, यहाँ पर उसने उन कारीगरों, इंजीनियर्स और विद्वानों को बचा लिया जो आगे चलकर मंगोल प्रशासन की रीढ़ बने। पर्शिया के जो प्रशासक थे इन्होंने चाइना में काम किया, और चाइना के गन पाउडर ने यूरोप के बड़ी बड़ी दीवारों को ढहा दिया। या आप ऐसे समझो कि टैलेंट का क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा था, जिसने मंगोलों को एक बर्बर कबीले से एक ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर में बदल दिया। ठीक ऐसे ही अगर आप अमेरिका के इतिहास में देखो तो अमेरिका भी दुनिया भर के बेहतरीन दिमागों को ब्रेन ड्रेन के जरिए अपनी ओर खींचता है। एग्जाम्पल के लिए आप सिलिकॉन वैली को देख लो।
आज जितनी भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं या फिर जो बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं, उनमें इंडिया के सीईओज बैठे हुए हैं। ऐसे ही अगर आप नासा को देखो तो नासा के शुरुआती दिनों में भी कई सारे लोगों को इंपोर्ट किया है अमेरिका ने, चाहे वो जर्मनी के साइंटिस्ट को सीक्रेटली अमेरिका में लाना हो अपने काम निकालने के लिए, जिनमें कि V2 रॉकेट्स का बहुत बड़ा रोल आता है। इसी तरह से अमेरिका ने हर उस व्यक्ति को इमिग्रेट करने की कोशिश की जो उसके काम आ सकता है, यानी कि अमेरिका की ताकत उसके इमिग्रेंट्स और उनके आइडियाज में है। इतिहासकार राशिद अल दीन के पुराने फारसी दस्तावेजों में बताया जाता है कि कैसे मंगोल दरबार में दुनिया भर की भाषाओं के लोग एक साथ काम करते थे। जंजिस खान ने यासा में क्लियरली कहा था कि कोई भी रिलीजन इंसल्ट नहीं होगी। बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, दाओइस्ट, शमन, ये सब अपने अपने तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। क्लर्जी को टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया गया, लेकिन इसके पीछे कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं थी। ये चंगेज खान का प्योर प्रैग्मेटिज्म यानी दूरदर्शिता थी। जब आप दुनिया के इतने डाइवर्स हिस्सों पर रूल कर रहे होते हैं तो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट तुम्हें डिस्टेबलाइज कर देगा। टॉलरेंस एक मैनेजमेंट टूल की तरह काम करता है। अगर आप टॉलरेंट हैं तो आप इतनी सारी डाइवर्सिटी को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। ये बात आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट पे भी देख सकते हैं। हिस्टोरियन गियर लुंडस्टैड ने अमेरिका के इम्पैक्ट को एम्पायर बाय इन्विटेशन कहा है। उनका मानना है कि यूरोप और दूसरे देशों ने सोवियत संघ के डर से खुद अपने हाथों से अमेरिका को अपनी सेफ्टी का जिम्मा सौंपा। मंगोलों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सिल्क रोड के जो ट्रेडर्स थे वो डाकुओं और अराजकता की बजाय मंगोलों के कड़े कानूनों और टैक्स को एक्सेप्ट करना बेहतर समझ रहे थे। सेफ्टी के बदले ऑटोनॉमी का ये जो सौदा है ये आपको दोनों जगहों पर देखने को मिल जाएगा, चाहे वो मंगोलियन एम्पायर हो या फिर आज अमेरिका हो। पॉलिटिकल साइंटिस्ट काल्मर जॉनसन ने इसे एम्पायर ऑफ बेसिस कहा। गियर लंडस्टैंड ने कहा एम्पायर बाय इन्विटेशन, यानी जब खुद देश अमेरिका को बुलाते हैं। अब दोस्तों, इस पूरे हिस्टोरिकल जर्नी में हमने देखा कि सत्ता केवल आर्मी के बल पर नहीं चलती, बल्कि एक सिस्टम के बल पर टिकती है। मंगोलों ने जो यम नेटवर्क बनाया उसने जानकारी की ताकत को साबित किया। अमेरिका ने जो डिजिटल और फाइनेंशियल नेटवर्क बनाया उसने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को एक हथियार बनाया। लेकिन दोनों का अंत एक ही मोड़ पर आकर रुकता है, बहुत ज़्यादा विस्तार और इंटरनल क्राइसिस। इतिहास की ये समानताएं हमें चेतावनी भी देती हैं कि जो सिस्टम जितना ज़्यादा जटिल और बड़ा होता है उसके गिरने की संभावना भी उतनी ही भयानक होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दोनों के बीच में कंपैरिजन की। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर ये है कि जो मंगोलियन एम्पायर है ये राजतंत्रात्मक एम्पायर है और जो अमेरिका कर रहा है वो लोकतंत्र के सहारे कर रहा है। तो सबसे बड़ी समानता ये आती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप आज कर रहे हैं या फिर जो भी अमेरिका के थ्रू आज दुनिया भर में चीज़ें हो रही हैं उसको कल को पलटा जा सकता है, वहाँ सरकार बदली जा सकती है हर 4 साल में। लेकिन चंगेज़ खान के दौर में ये कर पाना बहुत मुश्किल काम होता था क्योंकि वहाँ पर डायनेस्टी रूल था। चंगेज़ खान के पास अराजकता फैलाने का पूरा अधिकार था। अमेरिका जो आज कर रहा है उसको कोई भी सरकार आके बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कहा कि हम अब यूरोप में ब्रिटेन के नाम को रोशन करेंगे। लेकिन ब्रिटेन की जनता जंग नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उस दौर में हरा दिया सबसे बड़े लीडर को जो कि वर्ल्ड वॉर 2 का था, विंस्टन चर्चिल, और उन्होंने लिबरल पार्टी को वोट देकर जिताया। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, अगर हम कहें कि इन 700 सालों में क्या बहुत बड़ी बात बदली है, वो ये बदली है कि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और जो मंगोलियन सिस्टम था वो लोकतंत्र नहीं है। इसलिए अराजकता जो है वो इस लेवल पे, जो आप अगर सोचे कि मंगोल्स की बराबर की अराजकता फैलेगी तो वो मुश्किल काम है। हालांकि दोनों ही जगहों पर लाखों लोग मरे, लाखों लोगों ने अपने परिवारों को खोया और लाखों लोग हमेशा के लिए बेघर और बर्बाद हो गए। अब आपको क्या लगता है इस पूरे वीडियो से, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।